साथियों नमस्कार। मैं महेंद्र स्वामी, व्याख्याता भूगोल। सबसे पहले मैं श्रद्धेय श्री आदरणीय गुरुजी विजेंद्र सिंह नेवरी जी को सादर प्रणाम करना चाहूंगा। साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा अक्षांश व देशांतर। जी हाँ साथियों, अक्षांश व देशांतर भूगोल विषय से संबंधित किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए एक तरीके से बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है ये। इसका ज्ञान होगा तो इस विषय को पढ़ने में आनंद भी अत्यंत आएगा। साथियों, अक्षांश व देशांतर, इसकी जानकारी हम करें, इसके तथ्यों को हम प्रायोगिक तौर पर सीखें, उससे पहले मैं बात करता हूं कुछ एक शब्दों की। सबसे पहले हम सीखेंगे कि ग्लोब क्या है। ग्लोब साथियों, हम अक्षांश, देशांतर और विश्व के पटल पर किसी भी जगह को देखने के लिए अक्सर एक चीज का प्रयोग करते हैं, इसका ग्लोब का। ग्लोब एक ऐसा 3D यानी 3 डायमेंशनल एक ऐसा 3D मॉडल है जिस पर पृथ्वी का एकदम सही सही मानचित्र बना हो। जी हाँ साथियों, ग्लोब एक ऐसा 3D मॉडल है, प्रतिमान है, जिसके ऊपर पृथ्वी का एकदम सही सही मानचित्र बना हो। और हम देखते हैं कि पृथ्वी का जो ग्लोब बना हुआ है वो अपने एक अक्ष के ऊपर लगातार घूमता रहता है। यानी अब हमें जानना होगा कि आखिर अक्ष क्या है। तो अब अगली बात करते हैं हम अक्ष। अक्ष या एक्सियल्स हमारी पृथ्वी के दो सिरे, जिसको हम उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ये हमारे अक्ष के ऊपर दो स्थिर बिंदु है। हमारी पृथ्वी के ऊपर दो स्थिर बिंदु यानी उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के अक्ष के ऊपर दो निश्चित बिंदु हैं। बिंदु हैं। ग्लोब पढ़ा हमने और उसके बाद देखा कि ग्लोब किसी न किसी अक्ष के ऊपर टिका रहता है। ये बॉल है जिसको हम एक पृथ्वी का मानक ले सकते हैं, एक ग्लोब के रूप में ले सकते हैं। ये लगातार अपने अक्ष के ऊपर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती रहती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती रहती है। ये बॉल एकदम सीधी दिखाई दे रही है, लेकिन हमारी जो पृथ्वी है ये सीधी न होकर के 23.5 डिग्री एंगल के ऊपर झुकी हुई है। यानी ये किसके ऊपर घूम रही है? लगातार एक अक्ष के ऊपर घूम रही है। इस अक्ष के ऊपर लगातार हमारी पृथ्वी घूम रही है। इसी तरीके से संसार के सभी जीव जंतु प्राणी
अपने अक्ष के ऊपर घूमते हैं। मनुष्य भी अपने अक्ष के ऊपर ही दाएं बाएं कहीं ना कहीं घूमता है। तो पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दो निश्चित बिंदु हैं, दो फिक्स बिंदु हैं, और ये अपनी जगह पर स्थिर बिंदु हैं। इसके आगे पढ़ते हुए द अर्थ इज ए स्पेशल बॉडी, द अर्थ इज ए स्पेशल बॉडी। क्या मतलब हुआ इसका? यानी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी एक स्थानिक इकाई है, एक स्पेशल बॉडी है, यानी स्थानिक इकाई है, जिसका अध्ययन करना क्या है? अत्यंत आवश्यक है। इसका अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। और इसी के साथ साथ जो हमारी पृथ्वी है, इसकी आकृति हम अक्सर कैसे पढ़ते हैं? गोल आकृति पढ़ते हैं, गोलाकार आकृति पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है, ये एकदम गोल न होकर के, इस बॉल की तरह एकदम गोल न होकर के, ये कहीं ना कहीं एक जियोड जैसी आकृति है। यानी द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोड। साथियों, जियोड एक ऐसी आकृति होती है जो औसत समुद्री गहराई और औसत ऊंचाई से ली जाती है। जैसे हमारी जो पृथ्वी है, ये एकदम गोल न होकर के, इस तरीके से एकदम गोल न होकर के, कहीं ना कहीं ये गहराई है, तो कहीं पर ये पर्वत है, ऊंचाई है, कहीं वापस समुद्री गहराई है, कहीं ऊंचाई है, कहीं ये गहराई है तो कहीं ऊंचाई है। एक ऐसी आकृति जो औसत गहराई और औसत ऊंचाई के बीच से होकर के गुजरे, उस आकृति को कहते हैं जियोड। यानी पृथ्वी के इस भाग में कहीं ना कहीं जल भरा हुआ है, यहां जल भरा हुआ है, तो कहीं ये पर्वत है, कहीं ये पर्वत है। एक ऐसी आकृति जो औसत गहराई और औसत ऊंचाई को मिलाकर के बने, उस आकृति को कहते हैं जियोड। यानी हमारी पृथ्वी की आकृति पूर्ण रूप से गोलाकार न होकर के कैसी है? जियोड की जैसी है। जी हाँ साथियों, पृथ्वी एक स्पेशल बॉडी है, स्थानिक इकाई है, जिसका अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। और उसी अध्ययन को करने के लिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं अक्षांश और देशांतर, क्योंकि अक्षांश और देशांतर से ही हम पृथ्वी का और ग्लोब का सही सही अध्ययन कर सकते हैं। अक्षांश अंग्रेजी में कहते हैं इनको लैटिट्यूड्स। घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझने के लिए हम अंग्रेजी की एक डेफिनेशन को ले रहे हैं, जिसका हम हिंदी के अंदर भी अनुवाद देखेंगे, लेकिन समझने में बहुत आसानी रहती है, इसीलिए इसको मैं लिखने जा रहा हूं। लैटिट्यूड्स आर एंगुलर डिस्टेंस डिस्टेंस
एट द अर्थ सेंटर with reference to the equator। अक्षांश को समझने के लिए हमने ये परिभाषा लिखी है, लैटिट्यूड्स आर द एंगुलर डिस्टेंस, यानी जो अक्षांश हैं अक्षांश वे कोणीय दूरी के बिंदु हैं या ऐसे कोणीय दूरी के बिंदु हैं जो पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा के संदर्भ में खींचे जाते हैं। जी हां साथियों, लैटिट्यूड्स आर एंगुलर डिस्टेंस, अक्षांश कोणीय दूरी के वे बिंदु हैं जो एट द अर्थ सेंटर विद रेफरेंस टू द इक्वेटर। अक्षांश ऐसे कोणीय दूरी के बिंदु हैं जो पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा के संदर्भ में या भूमध्य रेखा को आधार मान करके पृथ्वी की परिधि पर खींचे जाते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी का मानक प्रतिरूप है। पृथ्वी को अगर हम दो हिस्सों में बांटें, यानी ये कौन सी रेखा है, 0 डिग्री, यानी भूमध्य रेखा इक्वेटर, और ये पृथ्वी का क्या है, केंद्र है, पृथ्वी का केंद्र है। भूमध्य रेखा को संदर्भ मानते हुए, यानी भूमध्य रेखा के सहारे पृथ्वी के केंद्र से जब हम कोण बनाएंगे पृथ्वी की परिधि के ऊपर, जैसे ये कोण हमने बनाया कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, ऐसे ही पृथ्वी के केंद्र से हमने दूसरी ओर कितने डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री का। तो अब इस 30 डिग्री के जो कोणीय बिंदु हैं, ये जो कोणीय बिंदु हैं 30 डिग्री के, इन्हें कहते हैं लैटिट्यूड्स, इन्हें कहते हैं अक्षांश बिंदु। यानी अक्षांश बिंदु अपने आप में क्या है, कोणीय बिंदु है, खींचे गए कोण हैं। जब इन अक्षांश बिंदुओं को एक दूसरे से, यानी समान अक्षांश 30 डिग्री को 30 डिग्री से जब मिला दिया जाता है तो इसे कहते हैं 30 डिग्री अक्षांश रेखा। ऐसे ही ये 0 डिग्री के उत्तर में है, यानी नॉर्थ में है, इसलिए इसे कहेंगे 30 डिग्री का नॉर्थ अक्षांश। ऐसे ही यदि मैं खींचूं पृथ्वी के केंद्र से इस ओर 50 डिग्री का एंगल बनाया, सेम इसी ओर मैंने 50 डिग्री का एंगल बनाया। अब इस 50 डिग्री के कोणीय बिंदु को अगर मैं मिला दूं, यानी दोनों 50 डिग्री के कोणीय बिंदु को मिला दिया, तब इसे कहेंगे 50 डिग्री अक्षांश रेखा। क्योंकि ये 0 डिग्री के किधर है, दक्षिण में है, इसलिए इसको कहेंगे 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स, 50 डिग्री दक्षिणी
अक्षांश। आगे बढ़ते हुए नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स यानी अक्षांशों की संख्या, नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स एट 1 डिग्री इंटरवल, 1 डिग्री इंटरवल ऑन ग्लोब और द अर्थ वन 80, यानी नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स अक्षांशों की संख्या प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर, यदि मैं बात करूं ग्लोब की या फिर मैं बात करूं अर्थ की, यानी अगर मैं इस ग्लोब की बात करूं, ऐसी ही पृथ्वी की बात करूं, तो इसके ऊपर जो नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स हैं यानी जो अक्षांश हैं, जो कोणीय दूरी के जो हमने बिंदु लिए हैं, ये देखूं तो ये कितने हैं टोटल? 180। कितने हैं? 180 की संख्या में 180। जी हां, 180 किसके ऊपर? ग्लोब के ऊपर, या फिर कहूं तो पृथ्वी के ऊपर। कैसे? 0 डिग्री है, यहां से कोण लिया 1 डिग्री का यानी 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, करते करते 10 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, और ये जो हमारा ध्रुव है ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो टोटल बिंदु कितने हुए कोणीय? 90 कोण उत्तरी अक्षांश में और 90 कोण दक्षिणी अक्षांश में। तो ग्लोब के ऊपर यानी पृथ्वी के ऊपर कुल अक्षांशीय बिंदु अक्षांश कितने हुए? 180। तो 0 डिग्री, तो 0 डिग्री की बताऊं तो 0 डिग्री कभी भी कोई कोण नहीं होता, कोण नहीं होता, इसलिए 0 डिग्री को अक्षांश बिंदु में नहीं लेंगे। जी हां, ग्लोब के ऊपर नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स एट 1 डिग्री इंटरवल ऑन ग्लोब और द अर्थ कितना है? अक्षांशों की पृथ्वी के ऊपर और ग्लोब के ऊपर, इस ग्लोब के ऊपर कितनी संख्याएं हैं? 180। 0 से लेकर के 1 2 3 90 उत्तरी गोलार्ध में, और 0 से लेकर के 1 2 3 90 ही कहां पर? दक्षिणी गोलार्ध में। 0 डिग्री कभी भी कोई कोण नहीं होता। जी हां साथियों, आगे बढ़ते हुए, क्योंकि अक्षांश है, 2 अक्षांश यहां से, ये जो अक्षांश है दो अक्षांशों के मध्य दूरी कितनी होती है? क्योंकि हम 1 डिग्री पढ़ते हैं, यानी 1 डिग्री के अंदर टोटल 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट, यानी 1 डिग्री के अंदर जो पृथ्वी के, यानी इस पृथ्वी के यदि हम चारों ओर की ये दूरी लेंगे तो ये कितनी बनेगी? टोटल 40,076 किलोमीटर। और क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर का कोण भी कितना है? 360 डिग्री, यानी प्रत्येक 1 डिग्री के अंदर कितना किलोमीटर आएगा? 111 पॉइंट में 32 किलोमीटर। अर्थात 2 लगातार अक्षांशों के मध्य के बीच लगभग यानी औसतन 111 किलोमीटर की दूरी होती है।
यहां तक हमने समझा कि अक्षांश क्या होते हैं। अक्षांश पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा के सहारे लिए गए कोणीय बिंदु हैं। जब इन दो अक्षांश कोणीय बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए, समान अक्षांश कोणीय बिंदु, यानी 30 डिग्री को 30 डिग्री से, 40 डिग्री को 40 से, 23.5 को 23.5 से, 66.5 को 66.5 से यदि मिला दिया जाए तो उसे कहते हैं अक्षांश रेखा। 30 डिग्री को जब 30 डिग्री से मिला दिया तो इसे कह दिया 30 डिग्री पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। 30 डिग्री की अक्षांशीय समांतर रेखा। जी हां, नंबर ऑफ पैरेलल्स यानी अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं हमने अभी पढ़ी, फिर से पढ़ते हैं। अक्षांश रेखाएं जब समान कोणीय दूरी के दो बिंदुओं को मिला दिया जाए तो बनने वाली जो रेखा होगी रेखा को ही क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा कहेंगे। अक्षांश रेखा दो समान कोणीय दूरी के बिंदु, दो समान कोणीय दूरी के जो बिंदु होंगे उन्हें जो मिलाने वाली रेखा होगी उसी को क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा कहेंगे। अक्षांश रेखा। जी हाँ, हमने अभी पढ़ा कि अक्षांश कोणीय बिंदु होते हैं और अक्षांश रेखा उन कोणीय बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। आगे पढ़ते हुए, प्रत्येक 1 डिग्री अंतराल पर यानी नंबर ऑफ पैरेलल्स एट 1 डिग्री इंटरवल ऑन अर्थ और ग्लोब 179 while on map 181। साथियों, इस लाइन को समझने की जरूरत है। नंबर ऑफ पैरेलल्स यानी अक्षांश रेखाओं की संख्या एट 1 डिग्री इंटरवल, प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर ग्लोब के ऊपर, ग्लोब या
पृथ्वी पर इनकी संख्या 179 होती है। प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर यदि हम ग्लोब की बात करें, इस ग्लोब की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर, या पृथ्वी की बात करें तो प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर जो अक्षांश रेखाएं होती है ये 179 होती है। ऐसे कैसे? अक्षांश बिंदु हमने कितने पढ़े? 180 अक्षांश पढ़े। किसके ऊपर? इस ग्लोब के ऊपर। जबकि अक्षांश रेखाएं हम ग्लोब के ऊपर कितनी पढ़ रहे हैं? 179। 179। और जबकि मानचित्र पर इनकी संख्या कितनी होती है? 181। इसमें अक्सर हर एक विद्यार्थी आज तक कंफ्यूज हुआ है। हर एक पढ़ने वाला, पहली बार पढ़ने वाला, 10वीं बार पढ़ने वाला, हर बच्चा, हर स्टूडेंट किसी न किसी पेपर में बैठने पर इन रेखाओं के अंदर कंफ्यूज होता है। लेकिन आज हमें कंफ्यूज नहीं होना है। एकदम अच्छे से समझना है कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, अगर तो बात करें पृथ्वी की या ग्लोब की, उनके ऊपर ये अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? 179। 179 कैसे? जैसे प्रत्येक 1 डिग्री अंतराल पर टोटल कितने कोण गिने थे हमने? 90। लेकिन इस 90 के अंदर एक क्या है? ध्रुव भी है। दूसरी ओर भी हमने कितने पढ़े? 90। यानी 90 कोणीय बिंदु हमने पढ़े उत्तरी गोलार्ध में, 90 कोणीय बिंदु हमने पढ़े दक्षिणी गोलार्ध में, और एक खुद कौन सा? 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। तो ये टोटल कितने हो गए? टोटल तो ये हो गए 90, 90, 180 और 181। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? ग्लोब की बात कर रहे हैं। इस ग्लोब के जो बिंदु हैं, यानी जो ये पॉइंट है उत्तरी ध्रुव और ये जो पॉइंट है दक्षिणी ध्रुव, ये दोनों बिंदु है। और बिंदु हमेशा कैसे होते हैं? डायमेंशन लेस होते हैं, विमा रहित होते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं होती, इन्हें सिर्फ बिंदु लिया जाता है, जबकि इनको अक्षांश रेखाएं नहीं ली जाती। लैटिट्यूड्स ऑफ पैरेलल के अंदर इसको अक्षांश रेखाओं में इन दोनों बिंदुओं को नहीं गिना जाता। तो यानी एक इसमें से घटेगा, एक इसमें से घटेगा। तो 89 उत्तरी गोलार्ध में, 89 दक्षिणी गोलार्ध में, और एक कौन सी? 0 डिग्री रेखा। और ये कुल कितने हो गए? 179। किसके ऊपर है ये? ऑन ग्लोब या पृथ्वी के ऊपर। लेकिन वाइल ऑन मैप, ये मैप के ऊपर कितनी है? ये मैप के ऊपर 181 है। मैप के ऊपर यानी मानचित्र के ऊपर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 181। जी हां, ग्लोब के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर, फिर से एक बार बता रहा हूं मैं, कितने अक्षांश होते हैं? 180। ग्लोब के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? 179। क्योंकि 0 डिग्री भी अक्षांश रेखा है, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव में, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव में, टोटल हुए 181। लेकिन अगर ग्लोब पढ़ रहे हैं तो उसके दोनों उत्तरी और दक्षिणी जो ध्रुव हैं उनको बिंदु के रूप में लेते हैं, उनको रेखाओं में नहीं गिना जाता। यानी ऑन ग्लोब और अर्थ ये कितने होती हैं अक्षांश रेखाएं? 179। लेकिन जैसे ही हमने बात की किसकी? मानचित्र की। तो मानचित्र हमें पता है कि 2 डायमेंशनल होता है। मानचित्र कैसा होता है? 2 डायमेंशनल। यही जो ग्लोब है, यदि इस बॉल को बीच में से ऐसे काट दिया जाए तो ये फैल जाएगा। दोनों ओर कैसे फैल जाएगा? जो ये बिंदु था ये ऐसे फैल जाएगा। यानी जो
उत्तरी और दक्षिणी जो ध्रुव के बिंदु हैं ये भी मानचित्र पर फैल जाते हैं। तो अब मानचित्र के ऊपर अक्षांश रेखाएं कितनी होगी? 90 उत्तरी गोलार्ध में और 90 ही दक्षिणी गोलार्ध में, यानी 90 अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में और 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में, और एक कौन सी? 0 डिग्री रेखा। तो कुल कितनी होगी? 181 अक्षांश रेखाएं इसके ऊपर, मानचित्र के ऊपर। तो ये 3 बातें हमने सीखी। कौन कौन सी? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अक्षांश जो बिंदु है या फिर सीधे लेटीट्यूड्स अक्षांश हैं, ये ग्लोब के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर कितने हैं? 180। अगर मैं बात करूं अक्षांश रेखाओं की, दो समान कोणीय बिंदु को मिला देने के बाद जब अक्षांश रेखा बनती है, उन अक्षांश रेखाओं की अगर मैं बात करूं तो वो ग्लोब के ऊपर तो है 179, और अगर मैं बात करूं किसकी? मानचित्र की, तो मानचित्र के ऊपर है वो कितनी? 181। जी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि किस तरीके से इन अक्षांश रेखाओं को, इन पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स को, अक्षांश रेखाओं को काम में लिया जाता है, या देखें तो ग्लोब के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर इनको कैसे पढ़ा जाता है। यह हमारी 0 डिग्री रेखा है। 0 डिग्री रेखा से उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, ऊपर जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध और नीचे जाएंगे तो दक्षिणी गोलार्ध। यदि मैं बीच में से काटूं 45 डिग्री अक्षांश रेखा, तो 45 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में हाई लैटिट्यूड्स यानी उच्च अक्षांश, और 45 डिग्री के नीचे निम्न लो लैटिट्यूड्स यानी निम्न अक्षांश होंगे। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में 45 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक तो होंगे निम्न अक्षांश, और 45 डिग्री से ध्रुवों तक यानी 90 डिग्री तक होंगे उच्च अक्षांश। अगर मैं इनको 3 भागों में बांटूं, यानी 0 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश तक, 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश तक, और 60 से ध्रुव यानी 90 डिग्री अक्षांश तक देखूं तो ये लो यानी निम्न, यहां 30 से 60 मध्य अक्षांश, और वापस 60 से 90 उच्च अक्षांश। ऐसे इनको मैप के ऊपर या पृथ्वी के ग्लोब के ऊपर पढ़ा जाता है। अब सबसे ज्यादा जरूरी इन अक्षांशों का जो उपयोग लिया जाता है, काम लिया जाता है, वो लिया जाता है कटिबंध के निर्धारण करने में। कटिबंध के निर्धारण करने के लिए, यानी जब अर्थात जब 0 डिग्री से 23.5 डिग्री का जो क्षेत्र लेंगे, इसे कहेंगे ट्रॉपिकल जोन यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। 23.5 से 66.5 डिग्री तक का जो क्षेत्र लेंगे उसे कहेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और जैसे ही 66.5 से उत्तरी ध्रुव यानी पोल तक जाएंगे तो ये फ्रीज जोन होगा, ठंडा ध्रुवीय क्षेत्र होगा, ठंडा ध्रुवीय कटिबंध। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक हम देखेंगे कि ट्रॉपिकल जोन है यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और जैसे ही 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच गए तो यहां पे आएगा कौन सा? टेम्परेचर जोन। टेम्परेचर जोन का मतलब है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसकी लंबी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन एक बार के लिए मैं आपको समझा दूं
कि आखिर जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसे कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है इसे कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा। कर्क और मकर रेखा 23.5 डिग्री के कोणीय झुकाव या फिर 23.5 डिग्री अक्षांश पर ही क्यों बनी, इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है ये कितने एंगल पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पर। क्या पृथ्वी इस बॉल की तरह एकदम सीधी खड़ी है? क्या इस तरीके से ये सीधी खड़ी है? जी नहीं। जो हमारी पृथ्वी है ये 23.5 डिग्री का झुकाव लिए हुए अपने अक्ष के ऊपर लगातार घूम रही है। पश्चिम से पूर्व 24 घंटे में एक चक्कर अपना पूरा कर रही है। कितने झुकाव के ऊपर? 23.5 डिग्री के झुकाव पर। यानी जो पृथ्वी है वो एकदम एक मिनट, टेक्निकल कोई दिक्कत है। जी हाँ साथियों, तो जो हमारी पृथ्वी है ये 23.5 डिग्री पर है, एकदम यूं सीधी न खड़ी होकर के ये कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। ये कोण कितना है? 23.5 डिग्री। जब पृथ्वी 23.5 डिग्री के कोणीय झुकाव के ऊपर अपनी अक्ष के सहारे गति करती है और एक वर्ष के अंदर जो सूरज के चारों ओर इसका चक्कर होता है उसकी वजह से कभी तापमान 23.5 डिग्री पर लंबवत गिरता है, कभी तापमान 0 डिग्री के ऊपर लंबवत गिरता है, तो कभी तापमान दक्षिणी अक्षांश यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर एकदम सीधा गिरता है। इसीलिए इस 23.5 डिग्री जो अक्षीय झुकाव है, जो पृथ्वी का अक्ष है, ये सीधा खड़ा न होकर के कैसे खड़ा है? 23.5 डिग्री के झुकाव के ऊपर। इसी झुकाव के कारण जो कर्क रेखा है वो कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री झुकाव के ऊपर। अब बात करते हैं जो आर्कटिक सर्कल है, जो आर्कटिक सर्कल है वो 66.5 डिग्री क्यों है? जो अंटार्कटिक सर्कल है वो 66.5 डिग्री क्यों है? क्योंकि जो अक्षीय झुकाव है पृथ्वी का वो कितना है? 23.5 डिग्री। और जो पृथ्वी सूरज के चारों ओर जो एक चक्कर लगा रही है, उस जो ये जो कक्षा है चारों ओर की, उस कक्षा के साथ कोण कितना बन रहा है? 66.5 डिग्री। इस 66.5 डिग्री कोणीय झुकाव के कारण ही जो आर्कटिक सर्कल है वो कितना है? 66.5 डिग्री। जो अंटार्कटिक सर्कल है वो कितना है? 66.5 डिग्री। इसको समझ लेना बहुत जरूरी था। जी हां, आगे बढ़ते हुए जो अक्षांश रेखाएं हैं इनकी विशेषताएं क्या है? इनकी विशेषताओं के अंदर से अक्सर कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो अक्षांश रेखाएं हैं जो हमने अभी प्रैक्टिकली जिनको पढ़ा, इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न बनना होता है। इस वीडियो को आप अच्छे ढंग से सुनना, देखने की कोशिश करना। आपको अक्सर जो अक्षांश रेखाएं हैं उसकी एक सिंपल परिभाषा देखने को मिलेगी कि जो पृथ्वी के ऊपर अक्षांश रेखाएं पृथ्वी या ग्लोब पर पश्चिम से
पूर्व खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें अक्षांश रेखाओं की अक्सर यही परिभाषा देखने को आसानी से मिलती है कि जो पृथ्वी है, ग्लोब है, इस ग्लोब के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखाएं खींची जाती है, जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है, इन्हीं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। लेकिन अक्षांश रेखाएं कब बनती है? जो हमने पढ़ा, अक्षांश क्या है? पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा के सहारे परिधि के ऊपर लिया गया कोण, जो अलग एक डिग्री 2 डिग्री करते करते जो 90 डिग्री यानी ध्रुव तक जो कोण खींचे जाएंगे, उन्हीं को अक्षांश कहते हैं। और जब समान अक्षांशीय कोणों को यानी 30 डिग्री को 30 से, 40 को 40, 45 को 45 डिग्री की कोणों से मिला दिया जाता है, तो उस खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। वही चीज हुई पृथ्वी या ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व खींची जाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। साथियों, इसके बाद में अपने पढ़ते हैं कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, इनकी विशेषताएं क्या क्या है। जी हाँ दोस्तों, अक्षांश रेखाओं की हम क्या पढ़ रहे हैं? विशेषताएं पढ़ रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहली जो विशेषता है वो है कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये कैसी होती है? अक्षांश रेखाएं वर्ताकार अक्षांश रेखाएं कैसी होती है? वर्ताकार होती है। जी हाँ, दूसरी विशेषता, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे, और जाने पर ये वृत्त छोटे होते जाएंगे। जी हाँ साथियों, जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये हमने पढ़ी। ग्लोब के ऊपर ये कैसी काल्पनिक रेखाएं हैं? ये वर्ताकार अक्षांश रेखाएं हैं। जी हाँ, जैसे जैसे भूमध्य रेखा से यानी यहां से 0 डिग्री से, यानी जब हम ध्रुव की ओर जाएंगे 1 डिग्री पे, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, वैसे वैसे ये जो वृत्त हैं, ये वृत्त छोटे होते चले जाएंगे। नेक्स्ट विशेषता इसकी, नेक्स्ट 90 डिग्री ध्रुव को छोड़कर बाकी सभी क्या होते हैं? 90 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को छोड़कर बाकी शेष
पूर्ण व्रत व्रत बनाती है। जी हाँ साथियों, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव हमने पढ़ा कैसे होते हैं, बिंदु के रूप में होते हैं, यानी बिंदु को व्रत के अंदर शामिल नहीं किया जाता। इसीलिए जो दोनों ध्रुव हैं उन ध्रुवों को छोड़ने के बाद, यानी 90 डिग्री उत्तरी व 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव को छोड़कर बाकी सभी क्या होते हैं, व्रत पूर्ण व्रत बनते चले जाते हैं। जी हाँ, अगली विशेषता, ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर इन व्रत का आकार घटता है, इनका आकार घटता चला जाता है। और अगली विशेषता, जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ऊपर जाएंगे तो हमने देखा कि आकार क्या चला जाएगा, घटता चला जाएगा। और जो भूमध्य रेखा है को क्या कहते हैं, वृहत व्रत कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, भूमध्य रेखा को क्या कहेंगे, वृहत व्रत कहेंगे। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा सबसे बड़ा व्रत बनता है। जी हाँ, हम इस बॉल के अंदर अगर देखें तो ये जो व्रत है ये सबसे बड़ा व्रत है, जबकि ये थोड़ा छोटा व्रत है, ये और छोटा व्रत है। तो सबसे बड़ा व्रत कौन सा होता है, भूमध्य रेखीय व्रत, वृहत व्रत यानी बड़ा व्रत, और बाकी अन्य सभी लघु व्रत होते हैं। जी हाँ, अगली विशेषता, सभी सभी अक्षांश रेखाएं, सभी अक्षांश समांतर रेखाएं होती है। सभी अक्षांश कैसे, समांतर रेखाएं होती हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने यही चीजें सीखी, यही पढ़ी कि पृथ्वी के ऊपर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व जो काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इसकी विशेषताएं पढ़ते हुए, अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती है, और जैसे जैसे भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाएंगे ये व्रत क्या होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। 90 डिग्री उत्तरी व 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी ध्रुव को छोड़कर बाकी सभी शेष व्रत क्या होते हैं, पूर्ण व्रत बनते हैं। 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्योंकि बिंदु है इसलिए उनको पूर्ण व्रत में नहीं गिनते। ध्रुवों की ओर जाने पर ये जो व्रत बनते जाएंगे ये व्रत ऊपर जाने पर छोटे होते चले जाएंगे। भूमध्य रेखा को वृहत व्रत कहते हैं क्योंकि ये जो व्रत होगा 180 डिग्री ये सबसे बड़ा, इक्वेटर यानी सब भूमध्य रेखीय जो व्रत है ये सबसे बड़ा व्रत होगा। और जो सभी अक्षांश रेखाएं हैं ये सभी अक्षांश रेखाएं क्या है, समानांतर हैं। कोई भी एक अक्षांश रेखा दूसरी को नहीं काटेगी। क्यों? क्योंकि ये जो रेखा है ये एक दूसरे के समांतर हैं। और हम गणितीय भाषा में जानते हैं कि जो समानांतर रेखाएं होती है वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। जैसे रेल की पटरी, जैसे दो नदी के दोनों साइड या किनारे, जैसे किसी सड़क के दोनों साइड, वो कभी एक दूसरे को नहीं काटते, इसलिए वो क्या होते हैं, समांतर होते हैं। अगली विशेषता के अंदर अक्षांश रेखाएं जो होती है, अक्षांश रेखाओं में
बीच की दूरी समान रहती है। यानी दो अक्षांशों के बीच की दूरी कैसी रहती है? समान रहती है। यद्यपि ध्रुवों पर पृथ्वी थोड़ी क्या है? चपटी है। ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी होने के कारण यह दूरी बढ़ती है। यह दूरी बढ़ती है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों तक जाने पर लगभग समान है, लेकिन पृथ्वी के जो ध्रुव हैं दोनों, वहां पर पृथ्वी थोड़ी चपटी है, थोड़ी उभरी हुई है, इसलिए वहां पर थोड़ी दूरी ज्यादा हो जाती है। जी हां। अगली विशेषता, दो अक्षांशों के मध्य औसतन दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। जी हां। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य, दो अक्षांशों के मध्य कितनी दूरी होगी? औसतन 111 किलोमीटर की दूरी होती है। अगली विशेषता पढ़ते हुए, अक्षांश जो रेखाएं हैं, रेखाओं का जो उपयोग है, का उपयोग किसी स्थान की स्थिति दर्शाने के लिए करते हैं। किसी स्थान की स्थिति को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अक्षांश रेखाओं का उपयोग करते हैं। जी हां। अगली विशेषता, दो अक्षांशों के मध्य कितना अंतराल होता है? 1 डिग्री का अंतराल दो अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। 1 डिग्री का अंतराल होता है। जी हां। दो अक्षांशों के बीच में कितना अंतराल होता है? 1 डिग्री का अंतराल होता है। अगली विशेषता, शुद्ध रूप से अक्षांश रेखाओं को पश्चिम से पूर्व खींचा जाता है। शुद्ध रूप से अक्षांश रेखाओं को पश्चिम से पूर्व खींचते हैं। जी हां। शुद्ध रूप से अक्षांश रेखाओं को कहां से? पश्चिम से पूर्व की ओर खींचा जाता है। अगली विशेषता के रूप में, अक्षांशों का अधिकतम मान कितना? 90 डिग्री उत्तर व 90 डिग्री दक्षिण होता है। कभी भी हम ऐसा नहीं देखेंगे कि कहीं पर लिखा आए कि 95 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड या फिर 92 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये क्या होंगे? गलत होंगे।
क्योंकि जो अक्षांश हैं वो 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बाद नहीं होते हैं। इसलिए ऐसा ऑप्शन अगर आपके सामने आता है कि 95 डिग्री नॉर्थ या एन लिखा है, 92 डिग्री, 97 डिग्री, 100 डिग्री एस या साउथ लिखा है, तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। 90 डिग्री उत्तर व 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश अधिकतम इसका क्या होता है, मान होता है। उसके बाद अगली विशेषता, मानचित्र पर कुल 181 अक्षांश रेखाएं होती है। मानचित्र के ऊपर 181 रेखाएं होती है। किस रूप में? 90 डिग्री उत्तरी, 90 डिग्री दक्षिणी व 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो कुल कितनी हुई? कुल 181 रेखाएं गिनते हैं। कहां? मानचित्र के ऊपर। और अगर यही मैं बात करूं अक्षांश या अक्षांशों की, ग्लोब के ऊपर संख्या कितनी होती है? अक्षांशों की 180 होती है, जबकि ग्लोब या पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं कितनी होती है? हमने पढ़ा था 179 रेखाएं होती है, क्योंकि दोनों ध्रुव घट जाते हैं। दोनों ध्रुव को, पोल को अक्षांश रेखाओं में काउंट नहीं करते। जीरो डिग्री अक्षांश पर दिन व रात, 0 डिग्री अक्षांश पर, क्योंकि सूरज बराबर चमकता है इसलिए यहां पर दिन व रात बराबर, यानी 12-12 घंटों का होता है। उत्तर व दक्षिण, उत्तर व दक्षिण जाने पर इनमें परिवर्तन होता है। जी हां, दक्षिण 0 डिग्री अक्षांश पर दिन व रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसके उत्तर व दक्षिण की ओर जाने पर क्या होता है? इनकी अवधि के अंदर परिवर्तन आता रहता है। जी हां, ये हमने पढ़ी थी अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं। अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व खींची जाने वाली रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं कैसी? वर्ताकार होती है। भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे ये वृत्त छोटे होते जाते हैं। 90 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को छोड़कर बाकी शेष क्या होते हैं? पूर्ण वृत्त बनाते हैं, क्योंकि दोनों ध्रुव को वृत्त के अंदर शामिल नहीं करते। ध्रुवों की ओर जाने पर इन वृत्त का आकार क्या होता है? छोटा होता चला जाएगा। भूमध्य रेखा को वृहत वृत्त कहते हैं, बड़ा वृत्त कहते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखीय वृत्त सबसे बड़ा है। बाकी उत्तर व दक्षिण की ओर छोटे होते चले जाएंगे।
और सभी अक्षांश एक दूसरे के समानांतर होते हैं। अगली विशेषता के रूप में हमने पढ़ा, अक्षांश रेखाओं में बीच की दूरी समान रहती है। यद्यपि ध्रुवों पर पृथ्वी थोड़ी चपटी है, उभरी हुई है, इसलिए वहां पर हल्की सी दूरी बढ़ जाती है। दो अक्षांशों के मध्य औसतन दूरी हमने कितनी पढ़ी? 111 किलोमीटर। अक्षांश रेखाओं का उपयोग किसी स्थान की स्थिति को दर्शाने के लिए करते हैं। और दो अक्षांशों के मध्य कितना अंतराल होता है? 1 डिग्री का अंतराल होगा। शुद्ध रूप से अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। अक्षांश रेखाओं का जो अधिकतम मान है वो 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी के अलावा कभी भी नहीं होगा। यानी 95 डिग्री, 92 डिग्री, 97 डिग्री कहीं पे अक्षांश दे रखा है तो वो कभी भी मान्य नहीं होता। मानचित्र पर कुल 181 अक्षांश रेखाएं होती है। वहीं अक्षांशों की ग्लोब के ऊपर जो संख्या है वो कितनी होगी? 180 होगी। और अक्षांश रेखाओं की ग्लोब के ऊपर जो स्थिति है वो कितनी होगी? 179 होगी। 0 डिग्री अक्षांश पर दिन व रात बराबर होते हैं। इसके उत्तर व दक्षिण में जाने पर इनकी अवधि में परिवर्तन होता है। और अंत के अंदर जो अक्षांश रेखाएं हैं इनका जो उपयोग है, इनका उपयोग ताप कटिबंधों के निर्धारण में, दूसरा वायुदाब कटिबंधों के निर्धारण में, और तीसरा किसी स्थान की स्थिति दर्शाने में होता है। और चौथा इन सभी में उपयोग होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? क्या ताप कटिबंध के निर्धारण में अक्षांशों को काम में लेते हैं, या वायु दाब कटिबंधों के निर्धारण में अक्षांशों को काम में लेते हैं, या फिर किसी स्थान की, किसी देश की, किसी राज्य की स्थिति को दर्शाने के लिए करते हैं? तो हमने अब तक यही पढ़ा था कि किसी स्थान को दर्शाने के लिए अक्षांशों को काम में लेते हैं। लेकिन अक्षांशों को ताप कटिबंधों के निर्धारण में, वायु दाब कटिबंधों या वायु दाब की पेटियों के निर्धारण में, या किसी स्थान की स्थिति, इन तीनों के यानी इन सभी के निर्धारण में उपयोग में लेते हैं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं देशांतर रेखाओं के साथ। तब तक जय हिंद।